हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आर के रुद्रा है और आप सभी लोग अभी पढ़ रहे हैं। हम लोग भारतीय इतिहास में हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था वो सबसे पहले हम लोग 712 में सिंध पर हम लोग आक्रमण देखते हैं, जो कि राजा दाहिर पर हुआ था। ठीक है, जो 1203 से 1206 तक हम लोग, इसके बाद फिर ऐबक यानी दिल्ली सल्तनत का काल शुरू होता है गुलाम वंश में। यहाँ पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। बख्तियार खिलजी हो गए, मोहम्मद गौरी हो गया, अल्पतगिन हो गया, लक्ष्मण सेन हो गया, मोहम्मद गजनवी। इन सब बिंदुओं पे हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम लोग शुरुआत करते हैं सिंध पर आक्रमण की। तो ठीक है, 3 भारत पर मुस्लिम आक्रमण शुरुआत में माने जाते हैं। जो पहला 712 से कहते हैं, कौन सा? तो बोलेंगे सर पहला मोहम्मद बिन कासिम 712 में, और दूसरा मुस्लिम आक्रमण महमूद गजनवी के माध्यम से 1001 से लेकर लगातार 1027 तक, यानी कुल मिलाकर 17 बार इस पर भारत पर आक्रमण का इसमें इतिहास में जिक्र मिलता है। और तीसरा मुस्लिम आक्रमण में बात करें तो मोहम्मद गौरी का नाम आता है, जो 1178 से लेकर 1206 तक इसका मतलब भारत पर इसका कह सकते हैं कि इसका जो आक्रमण वगैरह रहा था। तो ठीक है, एक बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल मेथड से मैं आपको, आपके लिए बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल मेथड के माध्यम से मैं आपको यहां पर प्रस्तुत किया हूं। एकदम 1 पेज सिंगल शॉट खत्म। ठीक है, एकदम एक बार जैसे 1 2 3 लिखा आपको उसी तरह से पढ़ना है, ABCD जिस पर लिखो उसी तरह से आपको पढ़ना है। इसके अलावा और कुछ दूसरा बिल्कुल भी नहीं देखना है। ठीक है, आइए देखिए। कहता है पहला आक्रमण क्या था, प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो बोलेंगे सर मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। किसने? तो लिखेंगे सर मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। पहला क्या? तो बोलेंगे सर ये एक अरब आक्रमणकारी था। एग्जाम में पूछता है ये कैसा आक्रमणकारी था? बोलेंगे सर ये एक अरब आक्रमणकारी था। जो कब सर? तो 712 ईस्वी में सिंध पर इसने आक्रमण किया था। कहां सर? तो 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सिंध के राजा कौन है? तो बोलेंगे सर सिंध के राजा दाहिर होते हैं। कौन है? तो सर सिंध के राजा कौन है? तो सर दाहिर हैं। आखिर इसका जो सिंध पर आक्रमण या भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? सर इसका एक और एक मात्र उद्देश्य था व्यापार करना। क्या था? तो सर इसका एक और एक मात्र उद्देश्य क्या था? यानी उसे रोकड़ा कमाना था, पैसा धन दौलत की उसे मकसद था। उसका यहाँ पर मुस्लिम धर्म को फैलाना या सत्ता स्थापित करना उसका यहाँ पर कोई मकसद नहीं था। लेकिन इसका मकसद था क्या सर? तो व्यापार पर अधिकार करना। सर इसने सिंध पर जब आक्रमण किया था उस वक्त इसकी आयु मात्र, जो कह सकते हैं कि सर मात्र इसकी आयु जो है 13 वर्ष की थी। कितनी? सॉरी 17 वर्ष की आयु। कितना? तो सर इसकी आयु 17 वर्ष की थी जब सर इसने सिंध पर जब आक्रमण किया। तो सिंध पर आक्रमण करने के पश्चात इसने सिंध पर जजिया कर लगा दिया। क्या लगा दिया सर? तो बोलेंगे इसने सिंध पर जजिया कर लगा दिया, जो एक धार्मिक कर के रूप में जाना गया। कौन सा? धार्मिक। और ये गैर मुसलमान पर लागू हुआ। किस पर? तो बोलेंगे सर जजिया कर गैर मुसलमानों पर लागू हुआ, जिसे इसने सुरक्षा कर का नाम दिया। किसका नाम दिया? तो जिसे सिंध के राजा पर दाहिर को तो उसने परास्त कर दिया, वहां पर जजिया कर लागू कर दिया। गैर मुसलमान यानी जो मुस्लिम नहीं वो जजिया कर देगा। ठीक है, और कहता है इसे नाम क्या दिया? तो इसका नाम दिया सर सुरक्षा कर के रूप में इसे नाम दिया। ठीक है, सिंध में कह सकते हैं सर कि सिंध में इसने और क्या किया? तो सर सिंध में इसने दिरहम नाम के सिक्के जारी किए। किसने? तो बोलेंगे सर दिरहम नाम के सिक्के इसने जारी किया। कहां पर? तो बोलेंगे सर सिंध पर इसने दिरहम नाम के सिक्के जारी किए। और बात करते हैं सर 713 ईस्वी में। अब हम प्रचलन चलते हैं कि सर 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को जीत लिया। कब? तो बोलेंगे सर 713 ईस्वी में इसने मुल्तान पर भी विजय हासिल किया। अब एक बात समझना है हमें कि सर सिंध पर जो आक्रमण किया है मोहम्मद बिन कासिम ने, तो मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण की जानकारी हमें कहां से मिलती है? सिंध पर इसने आक्रमण किया है तो सर इसके आक्रमण की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो पहला सर किताब फुतूल उल बलादान। क्या नाम है सर? किताब फुतूल उल बलादान इसकी पुस्तक है। जिसका लेखक कौन है? तो सर बोलेंगे जिसका लेखक सर बिलादुरी है। कौन है जिसका लेखक? सर
बिलादुरी, किताब का नाम ध्यान से पढ़ेंगे, किताब फुतुल उल बलादान एग्जाम में बहुत बार पूछा है। चचनामा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो एक फारसी ग्रंथ। अभी हाल ही के कुछ समय पहले बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, पीसीएस का, वहीं पर इस प्रश्न को पूछा हुआ था कि चचनामा जो है किस भाषा का ग्रंथ है, तो बोलेंगे सर वो एक फारसी भाषा का ग्रंथ है। किसका, तो बोलेंगे सर फारसी भाषा का ग्रंथ है। लेकिन याद रखना, इसके राइटर पूछेगा तो कहना सर इसका राइटर अननोन है, यानी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। किसने इस पुस्तक को लिखा, इसकी कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। तो सर इस किताब में क्या चर्चा है, तो सर याद रखिए चचनामा जो है वो बेस्ड है, ध्यान देना, वो बेस्ड है सर, किस पर बेस्ड है, तो बोलेंगे सर सिंध पर बेस्ड है, यानी सिंध आक्रमण पर यह आधारित पुस्तक है कि सिंध आक्रमण जब हुआ था उसकी जानकारी कहां से, तो सर चचनामा से प्राप्त होती है। ठीक है, याद रखना। तो कहता है इसमें हमें और क्या जानकारी मिलता है, तो बोलेंगे सर चचनामा से छठी और 7वीं शताब्दी के दरमियान सिंध की राजधानी कहां थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि सर सिंध की राजधानी कहां थी, तो बोलेंगे सर सिंध की राजधानी हमारा अरूण थी। याद रखिएगा कि सर सिंध की राजधानी कहां, तो बोलेंगे सर सिंध की राजधानी अरूण थी। ये अच्छा प्रश्न है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेगा कि जब सिंध पर आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का, तब सिंध का राजधानी कहां था, तो बोलेंगे सर अरूण, जिसकी जानकारी हमें चचनामा से प्राप्त होती है। ठीक है, आइए मोहम्मद बिन कासिम क्योंकि यह अरब देश का रहने वाला था, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि अरबों का जब कोई देश, जैसे मान लिया जाए कि आप अगर हमसे पढ़ रहे हैं, आप हमारा वीडियोज अगर देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे मेरे तौर तरीके, बोलने के लहजे, है ना, और मेरे जो गुण है वो आप में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभाव डालेगा। ठीक है, और अगर आपको देख रहा हूं तो फिर आपके गुण भी मेरे अंदर ऑब्जर्व होंगे। ठीक है, तो उसी तरह कहता है कि अरबों का भारत में जब आगमन हुआ तो भारत में अरबों का क्या योगदान था, तो मुख्य रूप से भारत में अरबों का 2 महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। क्या, कि भारत में ऊंट पालन की यहां पर तौर तरीके बदल गए, और दूसरा खजूर की खेती भारत में प्रारंभ हो गई। आज भी हम लोग कहते हैं कि जिस खजूर के पैकेट पे अरबी लिखा हुआ है, तो समझ जाना कि भाई साहब ये अरब देश से आया हुआ है और बहुत ही शानदार खजूर होगा। तो आज भी हम लोग खजूर के लिए डिपेंडेंट होते हैं, किस पे, तो अरब देश पे, क्योंकि वो एक अरब देश एक तरह से रेगिस्तान है और वहां पर खजूर के पेड़ लंबे लंबे प्राप्त होते हैं और बढ़िया क्वालिटी के खजूर वहां प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि अलजाफरी नामक एक विद्वान है, एक लेखक है, जिसके द्वारा अरबी में अनुवाद किया गया था। सर इसके द्वारा, अलजाफरी के द्वारा अरबी में 2 भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया गया था, जिसका नाम है, एक का नाम है सर खंडखाडय और दूसरा का नाम है सर ब्रह्म सिद्धांत। याद रखिएगा, क्या, एक है हमारा ब्रह्म सिद्धांत और दूसरा खंडखाडय, जो किसके द्वारा, जो अलजाफरी के द्वारा अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था। ठीक है, ये हमने आपको किसके, तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में क्लियर कर दिया। इससे अधिक एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा। एग्जाम में मैं एक स्टेप आगे जाकर सारी बातें मैं आपको बता दिया हूं। ठीक है, आइए, बहुत खूबसूरत देखने में लग रहा है ये। जब आपको इसको प्रिंट कराओगे ना, जब इसे प्रिंट कराओगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना या फिर एप्लीकेशन पे जुड़ना, एप्लीकेशन के नोट्स वाले सेक्शन में जाना, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करना, जब आप इसको देखोगे, है ना, प्रिंट कराओगे, ये क्विक रिवीजन के लिए शानदार है। क्या है, ये बिल्कुल क्विक रिवीजन के लिए, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, प्रिंट आउट कर लो और सारा के सारा चुटकी में पढ़ के खत्म करना है। मतलब एक दिन में पूरा हिस्ट्री कंप्लीट करना है, तो ये रिवीजन वाला सीरीज जो है ना, इसको आपको देखना ही चाहिए। ठीक है, आइए द्वितीय मुस्लिम आक्रमण की बात करें, तो सर द्वितीय मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था किसके माध्यम से, तो बोलेंगे सर महमूद गजनवी के माध्यम से द्वितीय मुस्लिम आक्रमण होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो सर ये कैसा मुसलमान था, तो बोलेंगे सर ये तुर्क मुसलमान था। कैसा, तो सर ये तुर्क मुसलमान था। ये कहाँ का था सर, तो बोलेंगे ये अफगानिस्तान का था। कहाँ का अफगानिस्तान, तो कहेंगे सर ये यामनी वंश से संबंधित था। कौन सा वंश से, सर ये तुर्क अफगानिस्तान, तुर्क मुस्लिम था, अफगानिस्तान से था और यामनी वंश से संबंधित था। और यामनी वंश के संस्थापक कौन था, तो बोलेंगे सर अल्पतगिन यामनी वंश के संस्थापक था। और अल्पतगिन के बाद राजा बनता है सुबुक्तगिन, वहां का सुल्तान यानी राजा बनता है। और
सुबुक्तगीन के पश्चात महमूद गजनवी उस गद्दी पर, यानी अफगानिस्तान की गद्दी पर, गजनी की गद्दी पर कौन बैठता है? तो बोलेंगे सर गजनी की गद्दी पर महमूद गजनवी, जो कि तीसरा राजा होता है इस वंश का, महमूद गजनवी बैठता है। कब? तो बोलेंगे सर 9, यहाँ पे है ना 999 के 999 में उसने महमूद गजनवी 999 में गजनी की गद्दी पर बैठता है। जब ये गजनी की गद्दी पर बैठता है, याद रखिएगा, तो इसका एकमात्र मकसद हेनरी इलियट के अनुसार कहते हैं कि हेनरी इलियट कहता है कि इसका एक और एकमात्र मकसद था कि भारत पर बार बार आक्रमण करना। किसका? तो महमूद गजनी का और गजनवी का भारत पर बार बार आक्रमण करना इसका मकसद बन गया था। ठीक है, और भारत को लूट मचाना था। क्या? भारत को लूटना था, यहां मुस्लिम साम्राज्य को स्थापना करना था। ये किसका मतलब मुख्य रूप से गजनी का एक मकसद था कि पहले अधिक से अधिक भारत को लूटो, जितना अधिक से अधिक लूट सकते लूटना है। ठीक है, तो आइए इसी हेनरी इलियट के अनुसार पता चलता है क्या कि भारत पर 17 बार इसने आक्रमण किए। कितने बार? तो सर भारत पर 17 बार इसने आक्रमण किया और अंतोगत्वा जाटों के हाथों इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं कब से कब तक सर। तो सर 1001 से लेकर के 1027 ईस्वी तक इसने भारत पर लगातार आक्रमण करता रहा। और याद रखिएगा कि पहली बार सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी? तो सर पहली बार सुल्तान की उपाधि महमूद गजनवी ने धारण की थी। किसने? तो सर महमूद गजनवी ने पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इसके प्रमुख कुछ आक्रमण हैं, उन आक्रमणों को हम लोग देख लेते हैं। कहता है क्या सबसे इसके कुछ प्रमुख आक्रमण है, उसको ध्यान से देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। कहता है सर 1001 ईस्वी में इसने उत्तर पश्चिम भारत पर इसने आक्रमण किया। 1006 में नगरकोट पर आक्रमण किया। 1012-13 में थानेश्वर पर आक्रमण किया। 1017-18 में कन्नौज पर आक्रमण किया। और सबसे इंपॉर्टेंट 1025 में इसने सोमनाथ पर आक्रमण किया। जो कहाँ है? तो बोलेंगे सर सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है। उसने मंदिर को लूटा और सैकड़ों पुजारियों और लोगों की हत्या करते हुए चला गया। वहीं पर उस वक्त के गुजरात के शासक कौन थे? तो चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम थे। कौन? तो ये चालुक्य शासक है ना, क्या थे? तो बोलेंगे सर चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम का शासन था। इन्होंने पंडितों ब्राह्मणों से बोला था क्या मैं आपकी मदद करूं? तो ब्राह्मणों ने बोला बिल्कुल नहीं, हमारे भोलेनाथ, हमारे बाबा भोलेनाथ हैं, वही इनकी रक्षा करेंगे। शिव मंदिर था। ठीक है, याद रखिएगा। जब इसको लूटा, तोड़ा फोड़ा, तो फिर इसके मरम्मत किसने करवाई थी? तो बोलेंगे सर इसकी मरम्मत फिर इसने निर्माण किसने करवाया? तो बोलेंगे सर चालुक्य शासकों ने, यानी भीमदेव प्रथम ने ही इसका निर्माण करवाया था। सर ये इंपॉर्टेंट है। और 1027 में इसकी मृत्यु होती है। किसके? तो जाट लोगों के हाथों से इसकी मृत्यु होती है। भाई साहब सबसे बच जाओगे, जाटों से नहीं बचोगे, है ना। ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं, पंगा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो इसके कुछ प्रमुख आक्रमण थे। अब हम लोग कुछ इसके साहित्यिक स्रोतों पे भी हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। महमूद गजनवी के लेखक की अगर बात करें, ये देखिए 7 नंबर है ना। ये हमने क्या पढ़ लिया? 6 नंबर। नंबरिंग बाय नंबरिंग ही आपको पढ़ना है, इधर उधर करके नहीं पढ़ना। नंबरिंग से पढ़ोगे सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए उतवी इसके लेखक थे, दरबारी लेखक, जिसने एक पुस्तक लिखी किताब उल यामनी। कौन सी पुस्तक लिखी है? तो बोलेंगे सर किताब उल यामनी इसने पुस्तक लिखी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बार बार आता है, जिसका नाम है सर अल बरूनी। क्या नाम है सर? अल बरूनी एक बहुत ही फेमस राइटर है। किसका? तो बोलेंगे सर इसकी किताब का नाम है किताब उल हिंद। इसी का ही नाम है, इसी का नाम है तहकीक ए हिंद। इसी का नाम है सर भारत की खोज। ये तीनों नाम एक ही पुस्तक का 3 नाम है। ठीक है, तहकीक ए हिंद बोले, भारत की खोज बोले, या किताब उल हिंद बोले, ये तीनों के तीनों पुस्तक एक ही नाम है। किसका? तो अल बरूनी का है। ठीक है, याद रखिए अल बरूनी पुराणों या भारतीय हिंदू धार्मिक साहित्यों को प्रथम बार पहला मुसलमान है जिसने हिंदू धार्मिक साहित्यों का अध्ययन करने वाला, इसलिए पहला मुसलमान है, या कह सकते हैं पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान, या कह सकते हैं हिंदू यानी हिंदू की धार्मिक साहित्यों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन? तो बोलेंगे सर अल बरूनी था। याद रखना। ठीक है, अल बरूनी था। यहां पर कोई इंपॉर्टेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में अल बरूनी में कहता है सर अल बरूनी कहां आया था, किसके साथ भारत आया? तो बोलेंगे सर
गजनवी के साथ भारत में उसका आगमन हुआ। सर ये कहाँ का निवासी था, कहाँ का रहने वाला था? सर बोलेंगे खीवा या ख्वारिज्म का ये रहने वाला था। कहाँ? खीवा या ख्वारिज्म का ये रहने वाला था। याद रखिएगा इसके बारे में। और याद रखिए सर ये किताबुल हिंद लिखा है, तहकीक हिंद लिखे हैं, भारत की खोज लिखे हैं, तो सर इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो बोलेंगे सर इसका अंग्रेजी में अनुवाद एडवर्ड साची ने किया है। किसका? अंग्रेजी में अनुवाद, यानी भारत की खोज का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो बोलेंगे सर एडवर्ड साची ने किया है। किसका? तो बोलेंगे सर एडवर्ड साची ने किया है। ठीक है सर, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो बोलेंगे सर रजनीकांत शर्मा जी ने इसका हिंदी अनुवाद किया। किसका? तो बोलेंगे सर रजनीकांत शर्मा जी ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। बोलिए कोई दिक्कत है ना? चलिए कोई दिक्कत? किसने? तो बोलेंगे सर हिंदी अनुवाद किया है। किस भाषा में? सर तो बोलेंगे अरबी भाषा में है। याद रखेगा सर फिरदौसी, ये छूट रहा है ना, तो भाई साहब फिरदौसी किसके लेखक है? तो शाहनामा के लेखक कौन है? तो बोलेंगे सर शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। एक और आपके नाम आएगा फरिश्ता, है ना, इसी में एक और नाम आएगा फरिश्ता, जिसके लेखक है तारीख है फरिश्ता। क्या नाम है? हालांकि इससे संबंधित नहीं, वो बीजापुर से संबंधित है ना, तो हम लोग वहां पर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे लिंक हो रहा है फरिश्ता और फिरदौसी, तो मिक्स मत कर जाना। ठीक है, तो फरिश्ता किसके लेखक है? तो बोलेंगे तारीख है फरिश्ता के लेखक कौन है? तो बोलेंगे सर फरिश्ता है। ठीक है, ये पूरा हमने गजनवी का निचोड़ हमने निकाल दिया और आपके सामने रख दिया। ये सिंगल पेज से अलावा आपको डबल पेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये सिंगल पेज ही आपके लिए पर्याप्त है, आपके एग्जाम के लिए पर्याप्त है। कोई भी एग्जाम हो आप बैठकर किसी का भी आप सेट लगा लो ना, इससे बाहर जा रहा है क्या? देख लेना इससे बाहर जा रहा है क्या। चलिए अब हम लोग लास्ट पढ़ने वाले जिसका नाम है सर मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि भारत पर तृतीय मुस्लिम आक्रमण के आक्रमणकर्ता कौन है? तो बोलेंगे सर मोहम्मद गौरी है। तो सर मोहम्मद गौरी कहाँ के है? तो बोलेंगे सर ये उत्तरी अफगानिस्तान के रहने वाला है। कहाँ का? उत्तरी अफगानिस्तान का रहने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका सर उद्देश्य क्या है? तो सर इसका उद्देश्य है सर साम्राज्य का विस्तार करना, है ना। अब आ रहा है मुस्लिम का साम्राज्य भारत में कैसे स्थापित हो रहा है, यहीं से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो भारत में मोहम्मद गौरी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सर साम्राज्य, भारत में साम्राज्य का विस्तार करना या स्थापना करना। ठीक है, चलिए तो सर इसने पहला आक्रमण कब किया? तो देखिए आप कभी लोग हमेशा याद रखिए, हालांकि मोहम्मद गौरी से मुझे एलर्जी है, लेकिन इसमें कुछ सीखने वाली बात है। दुश्मनों में भी अगर सीखने वाली बात अच्छी है तो हम उसे ऑब्जर्व करेंगे और सीखेंगे। यह जब पहला आक्रमण 1178 में करता है तो गौरी पराजित हो जाता है। 1178 में जब यह अनहिलवाड़ा गुजरात में पहला आक्रमण भीमदेव द्वितीय के शासनकाल में, कहा? तो बोलेंगे सर भीमदेव अनहिलवाड़ा, यहाँ का शासक कौन? तो भीमदेव द्वितीय थे, जो ये विजयी हो जाते हैं। तो भीमदेव द्वितीय के शासनकाल में यह गुजरात अनहिलवाड़ा पर आक्रमण करता है। उसको लगता है कि भीमदेव प्रथम जैसा है, नहीं नहीं, उनका ये बेटा है। और इनकी माता का नाम क्या था? नायिका देवी के नेतृत्व में इसने क्या किया? तो मोहम्मद गौरी को परास्त कर दिया 1178 में। ध्यान देना 1178 में मोहम्मद गौरी को भीमदेव द्वितीय ने परास्त कर दिया। किसके सहायता, ये किसके नेतृत्व में? तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, माता नायिका देवी, इनकी माता का नाम था नायिका देवी के नेतृत्व में भीमदेव द्वितीय ने गौरी को पराजित कर दिया अनहिलवाड़ा के युद्ध में। गौरी हार नहीं माना और फिर से वो थोड़ा सा होता है, थोड़ा वेट किया, इंतजार किया, समय का इंतजार किया, और वक्त बदला, हालात बदले और इसके जीवन में 3 महत्वपूर्ण युद्ध आया। और याद होगा आपको, पृथ्वीराज चौहान को ही बोलते हैं पृथ्वीराज तृतीय, उन्हीं का नाम है ना, उन्हीं महापुरुष का नाम है पृथ्वीराज तृतीय, का ही नाम है पृथ्वीराज चौहान, जो जयचंद के दामाद होते हैं। और जयचंद इसके साथ गद्दारी करता है, इनकी सारी पोल खोल देता है। जयचंद आह्वान करता है कि भाई साहब आओ, इससे जरा लड़कर जाओ। किसे? तो पहला आक्रमण जब होता है, तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध होता है, ध्यान देना, तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 और चंदावर का युद्ध 1194 में। ये तीनों डेट याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 जहां मैं ये वाला स्टार लगा दूं, हच वाला है ना, समझ जाना वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कदा तराइन का पहला युद्ध 1191, तराइन का दूसरा 1192, चंदावर का 1194 में हुआ। जब ये तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जब हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान यहां पर विजयी हो जाते हैं और मोहम्मद गौरी पराजित हो जाता है। लेकिन
यहीं पर जयचंद हार नहीं मानता। जयचंद कहता है कि "ए गोरी जरा सुनो इधर, बात ऐसा है कि इसके कुछ नुक्से हैं, कब आक्रमण करना मैं बताऊंगा, प्लानिंग करके इसको बता के आक्रमण करेगा तो भाई साहब तुमको रगेद रगेद कर मारेगा, बहुत शक्तिशाली है, तुमको बख्शेगा नहीं"। तो इसने क्या किया, इसने फिर से प्लानिंग किया और इसने बताया कि कब पृथ्वीराज चौहान थोड़ा चौकन्ना नहीं है, और जब चौकन्ना नहीं होगा तो पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया गया और उसे अपने साथ लेकर अफगानिस्तान चला गया। और गोरी यहां पर विजयी होता है और पृथ्वीराज चौहान यहां पर, हमारे पृथ्वीराज चौहान यहां पराजित होते हैं। और पराजित होने के उपरांत मोहम्मद गौरी क्या करता है, दिल्ली व अजमेर पर अधिकार कर लेता है। अब देखो दिल्ली पर अधिकार होना प्रारंभ हो जाता है। अब ये दिल्ली पर अधिकार किया, लेकिन याद रखो अगर आप जब अपनों को धोखा दोगे तो आपके अपने भी एक दिन आपको छोड़कर चले जाएंगे। कब, क्योंकि दुश्मन उसी ताक में रहेगा कि दुश्मन के आप मदद करेंगे फिर वही दुश्मन आपको एक दिन काटेगा। और ऐसा ही हुआ जयचंद के साथ। 2 साल वेट करने लगा कौन, मोहम्मद गौरी, सारा राजनीति समझा भारत का और देखा कि भाई साहब बात ऐसा है, जयचंद को हराकर हम उसके राज्य को भी हड़प सकते हैं, मुझ में काबिलियत है, मुझ में समझ है। जयचंद के साथ इसने चंदावर का युद्ध किया और चंदावर के युद्ध में 1194 में गोरी ने जयचंद को पराजित किया और गोरी विजयी हुआ और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। तो जस करनी को तस भोगना पड़ा। और इसी गोरी के कोई बाल बच्चा इसका नहीं होता, कोई इसका पुत्र नहीं होता, नहीं कोई पुत्री होती है। इसका साम्राज्य यहां पर, इसके साम्राज्य को 3 गुलामों में विभाजित कर दिया जाता है। तो पहला गुलाम होता है, इसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो भारत के उत्तरी भारत के कह सकते हैं, उत्तर भारत के पूरे मतलब कह सकते पूरे भारत को क्षेत्र को किसको दे दिया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया। क्यों, क्योंकि इसने तराइन के युद्ध में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी की मदद की थी, इसीलिए इसने भारत के प्रदेश का इसे गवर्नर बना दिया जाता है। दूसरा यल्दूज है और तीसरा कुबाचा। यल्दूज को मुल्तान और गजनी का गवर्नर बना दिया जाता है, जबकि कुबाचा को सिंध का गवर्नर बनाया जाता है। और फिर इसी के बाद हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक में जब हम एंट्री करेंगे तो वहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक में हम लोग दिल्ली सल्तनत की स्थापना वहां पर शुरुआत होगी, गुलाम वंश की स्थापना होगी, मामलुक वंश की स्थापना होगी। यानी यहां से हम लोग अब न्यू यानी शुरुआत मोहम्मद गौरी से भारत में मुस्लिम स्थापना से होती है, साम्राज्य विस्तार से होता है और धीरे धीरे पूरे भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है। लेकिन शुरुआत कहां से, तो मोहम्मद गौरी से ही माना जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। इसी का एक और दास होता है, कह सकते हैं गुलाम होता है। क्या, तो सर मोहम्मद गौरी का ही एक गुलाम होता है जिसका नाम क्या होता है सर, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम होता है सर, बख्तियार खिलजी। 1193 से लेकर के 1202 के बीच में, 1193 से लेकर 1202 के बीच में वो क्या करता है, तो उदंतपुर जो कि क्या कहता है, राजधानी उदंतपुर पर आक्रमण कर उसे अधिकार में ले लेता है और उसने नालंदा विश्वविद्यालय को खंडहर के रूप में बदल देता है, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर देता है। विक्रमशिला नालंदा पर यह अधिकार करता है और वहां की राजधानी उदंतपुर पर भी अधिकार करता है। ये इतना ही नहीं, 1198 से 1203 के मध्य यह बंगाल पर आक्रमण करता है और वहां के शासक लक्ष्मण सेन पर भी वो आक्रमण करता। अंततः लक्ष्मण सेन को वहां से भागकर अपनी राजधानी को चेंज करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। ठीक है, चलिए ये था हम लोग का आज का सेशन। आप लोग को कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर ये सेशन अच्छा लग रहा है। तो मैं इसी तरह से इसी डायग्रामिक मेथड में ये इसीलिए मैं ला रहा हूं ताकि आपको रिवीजन सीरीज में काम आए। कैसा, आप जब एग्जाम में बैठो तो उसके 2 दिन पहले सारी बातें लगभग लोग भूलने लगते हैं कि भाई 2 दिन में मैं क्या क्या पढ़ूं और क्या क्या मैं याद करूं, है ना। हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इतनी सारे चैप्टर 10-10, 12 सब्जेक्ट क्या पढ़ें, है ना। तो भाई साहब बस यही सीरीज आपको करना है, रेगुलर करना है, 1 से शुरू करके पूरा अंत तक करना है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द मैं इसे पूरा इन्वॉल्व कर दूं ताकि कोई भी एग्जाम से पहले आप इसको देखने में सक्षम रहे, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, मेडाइवल हो, मॉडर्न हो। पहले मैं पूरा हिस्ट्री कवर करूंगा, फिर ज्योग्राफी की, फिर पॉलिटी की। ठीक है, चलिए ओके, सभी को थैंक यू, धन्यवाद। टेक केयर, स्वस्थ रहिए, खुश रहे, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।